ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था कक्षा 12 का पहला अध्याय है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो बुक है उसका पहला अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो अगर हम यूं देखें कि हमारे चारों ओर, जिसमें हम भी शामिल हों, हमारे चारों ओर के जो लोग किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करते हैं उन लोगों की संख्या कितनी है, किस क्षेत्र विशेष में या एक निश्चित क्षेत्र विशेष में कितने लोग निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जनसंख्या कहा जाता है। अगर हम जनसंख्या की परिभाषा देखें कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या कहा जाता है। कि अगर हम किसी गांव, किसी शहर या किसी देश की बात करते हैं कि वहाँ अगर हम कहें कि हमारे यहाँ 1 लाख लोग इस शहर में निवास करते हैं, तो ये क्या हो गया? वहाँ की जनसंख्या की काउंटिंग हो गया। वहाँ की जनसंख्या यानी कि जनगणना हो गई कि इस 5000 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग या 1000 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग निवास करते हैं। या कि किसी क्षेत्र विशेष में यानी कि किसी गांव में अगर हम कहें कि यहाँ 1000 लोग निवास करते हैं, किसी शहर में अगर हम कहें कि यहाँ लाख लोग या इससे भी अधिक जनसंख्या जो है, या किसी देश में अगर हम कहें कि जैसे भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है कि 121 करोड़, 2011 के आंकड़े के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है, तो ये क्या होगा कि वहाँ के लोगों की काउंटिंग की गई, तब हमें पता चला कि यहाँ कितने लोग जो हैं वो निवास करते हैं। तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो जनसंख्या या जनगणना जो है वो कब की गई थी। सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो 1872 में की गई थी। प्रथम जनगणना कौन सी? प्रथम जनगणना, जनगणना प्रथम, भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब की गई थी? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में भारत की जो है वो प्रथम जनगणना की गई थी। और वहीं अगर क्वेश्चन दोबारा ये पूछा जाए कि प्रथम जनगणना के बाद, या यूं कहें कि भारत की प्रथम संपूर्ण, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि संपूर्ण जनगणना, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना जो है वो कब की गई? तो यहाँ आएगा 1881 में। 1881 में भारत की जो है वो संपूर्ण जनगणना की गई थी। तो ये किसके काल में की गई थी? ये लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। ये लॉर्ड मेयो के काल में भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना की गई थी। और भारत की प्रथम जनगणना पूछी जाए कि वो कब की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। प्रथम जनगणना और प्रथम संपूर्ण जनगणना में भिन्नता है कि ये केवल ये देखा गया था कि जनगणना, अगर यूं कहें कि एक प्रैक्टिकल किया गया था तो गलत नहीं होगा कि एक प्रैक्टिकल किया गया था कि हम अनुमान लगाते हैं कि कितने लोग जो हैं वो भारत में निवास करते हैं। बाद में इसे नियमावली से संपूर्ण किया गया था कि किसी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में और कहां पर कितने लोग निवास करते हैं। तो ये प्रथम संपूर्ण जनगणना थी, वो कब की गई थी? 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी।
तो इसके बाद में क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि भारत की नहीं, ये होगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी, तो यहां अगर देखा जाए तो आप सभी को जैसे पता है कि भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, है ना। ये 1947 में भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और इसके बाद 1951 में भारत में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन 3 बनते हैं कि भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में नहीं, ये लॉर्ड रिपन के काल में है। सॉरी, ये लॉर्ड रिपन के काल में है। लॉर्ड रिपन के काल में भारत की जो प्रथम संपूर्ण जनगणना है वो की गई थी, और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1951 में भारत की प्रथम जनगणना करवाई जाती है। तो इसके बाद ये जो 10वीं जनगणना है कि अगर हम देखें कि 2001 में जनगणना हुई, 2001 में जनगणना हुई, और इसके बाद जो है वो 2011 में जनगणना हुई, और इसके बाद जो है वो 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना काल के चलते वो जनगणना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, या उसका आंकड़ा अभी एकत्रित नहीं किया गया है। तो आपके यहाँ अगर देखा जाए कि भारत में या इसकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था में जो पहला जो चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन, ये जो चैप्टर है इसमें 2001 के आंकड़े दिए हुए हैं, 2001 के आंकड़े दिए हुए हैं जनसंख्या के। तो अब हम बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, हाल फिलहाल में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि भारत की प्रथम जनगणना कब की गई, और भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब की गई, और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो वो भारत की जो संपूर्ण जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, न कि लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना होती है, और लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में जनगणना, संपूर्ण जनगणना करवाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का जो आंकड़ा है, भारत में जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या जो है वो 100 कितनी थी? 102.8 करोड़ थी। भारत में जो जनसंख्या है 2001 के अनुसार 102.8 करोड़ थी। और अगर हम वहीं बात करते हैं कि भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ जनसंख्या थी। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके मुख से बहुत बार सुना है कि मैं मेरे 121 करोड़ देशवासियों से निवेदन करता हूं। तो ये कितनी है? 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, और 2001 के आंकड़ों के अनुसार 102.8 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इससे पहले नंबर पे कौन आता है? तो इससे पहले नंबर पे आता है चीन। चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। 1 नंबर पे भारत जो है, भारत 2 नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ये भारत का जो है वो आंकड़ा है। अगर हम
वहीं अगर हम बात करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से या क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान, भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चीन के बाद है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किसे कहा जाता है। जनसंख्या का जो वितरण है वो किसे कहते हैं। और इसी प्रकार से देखा जाए कि जनसंख्या, एक बात तो हमने ये पढ़ी कि जनसंख्या किसे कहा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या वितरण जो है वो किसे कहते हैं, तो जनसंख्या वितरण की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण जो है, जनसंख्या वितरण कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो हैं वो प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहा जा सकता है। अगर कहें कि जनसंख्या का वितरण जो है वो भारत में देखा जाए या पूरे विश्व के स्तर पे देखा जाए तो वो समान नहीं है। समान इसलिए नहीं है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक देखा जाए, जैसे भौतिक कारक जो हैं, भौतिक जो कारक हैं वो राजनीतिक कारक, भौतिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, ऐसे बहुत सारे, रोजगार जिसे कहा जा सकता है, वो सभी जो कारक हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जिस प्रकार अगर देखा जाए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित, जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है कि अगर हम इसे भारत कहें, हम एक नक्शा बनाते हैं यहां, हम अगर देखते हैं कि भारत में कौन से क्षेत्रों में जो जनसंख्या का वितरण है वो सर्वाधिक हुआ है, तो भारत में अगर देखा जाए तो ये भारत का विशाल उत्तर का मैदान है, विशाल उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वो अधिक हुआ है। यहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक हुआ है क्योंकि यहाँ एक तो जलवायु, दूसरा कृषि योग्य भूमि, तीसरा रोजगार, या यूं कहें कि जो दैनिक जीवन यापन करने के लिए किसी मनुष्य को जो वस्तु चाहिए होती है वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो जनसंख्या का जो वितरण है वो सबसे अधिक हुआ है। जनसंख्या का वितरण सबसे असम है। समान रूप में जनसंख्या का वितरण ना तो विश्व स्तर पे हुआ है और ना ही भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान रूप में हुआ है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि विश्व के स्तर पे हम एक नक्शे के द्वारा पढ़ते हैं कि विश्व के स्तर पे जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से हुआ है कि ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये जो बीच वाली रेखा है इसे हम कहते हैं अक्षांश, जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी अक्षांश रेखाओं के अनुसार देखा जाए तो ये जो उत्तरी गोलार्ध से निकाली गई या खींची गई जो रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध से निकाली गई ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं, ये है कर्क रेखा। ये कौन सी है? ये कर्क रेखा है। और ये जो है ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये जो है ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। तो अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या का वितरण विश्व के स्तर पे, अगर हम छोटा सा समझने के तौर पे अगर देखा जाए कि जनसंख्या का जो वितरण है वो ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें समानता नहीं है, यहाँ भी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है? सर्वाधिक क्या है?
इन क्षेत्रों में स्थल भाग सर्वाधिक है। और कौन से भाग में? उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? स्थल भाग है। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? जल भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? जल भाग है। और यहाँ सर्वाधिक स्थल भाग है। यानी कि इसकी बजाय यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थल भाग है। एक कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये रहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? स्थल भाग है, जहां लोग जीवन यापन कर सकते हैं या रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ सूर्य जो है वो अपनी किरणें जो सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर यानी कि कर्क रेखा पर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर यानी कि मकर रेखा पर। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर सूर्य की उष्मा जो है, वो जो ताप है वो क्या रहता है? अधिक रहता है। इसीलिए यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है वहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ लोग जीवन यापन कम करना पसंद करते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये जो क्षेत्र है, ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से और ध्रुवीय क्षेत्रों तक, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तक, तो यहाँ क्या है? यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यहाँ पूरे वर्ष भर क्या रहता है? पूरे वर्ष भर बर्फ का अधिक जमाव रहता है, अधिक जमाव रहता है। इसीलिए क्या है? यहाँ भी लोग अधिक निवास करना पसंद नहीं करते हैं। और इसके बीच का जो भाग है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ जो लोग हैं वो अधिक निवास करना पसंद करते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सर्वाधिक स्थल भाग है। तो यहाँ लोग जो हैं वो अधिक निवास करना पसंद करते हैं। क्यों? अब देखो असमानता कैसे है कि यहाँ लोग जो है वो तापमान की वजह से या कि भौतिक कारणों की वजह से निवास करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। और यहाँ अगर जलवायु कृषि के अनुकूल देखी जाए तो वो भी नहीं मिलती, और मनुष्य जीवन यापन के अनुरूप देखी जाए तो वो भी नहीं मिलती। इसकी बजाय जो है वो इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक मिलता है। परंतु क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में तो स्थल भाग बहुत कम है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा में। तो यहाँ क्या है? लोग उत्तरी गोलार्ध के सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो यहाँ इसी गोलार्ध में आता है अपना भारत, यहाँ भारत, और दूसरा आता है यहाँ चीन और भारत क्या हैं? यहाँ के सबसे बड़े देश हैं। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़े देश चीन और भारत, दो देश हैं। तो यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि राजस्थान और इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री जो अब की बार और कौन बन गई, ममता बनर्जी दीदी जो हैं वो यहाँ की मुख्यमंत्री एक बार और बन गई हैं। तो राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का, यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का 76% जो भाग है यहाँ निवास करता है। कुल जनसंख्या की 76% जो भाग है वो कहाँ निवास करता है, इन क्षेत्रों में निवास करता है। क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है और यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, अगर हम कहें कि लोगों के जीवन यापन करने के लिए जो उपलब्ध सामग्री उन्हें चाहिए होती है, जैसे खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी चीज़ों की क्या है, आवश्यकता होती है मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए। ये महत्वपूर्ण साधन है जो जिसके लिए मनुष्य क्या है अपने जीवन यापन जिनके द्वारा कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो सकती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में कुल भारत की कुल जनसंख्या का 76% जो भाग है वो यहाँ इन क्षेत्रों में निवास करता है लगभग। तो इसी के बाद हम अगर देखें कि जम्मू कश्मीर जैसे है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो और अन्य जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं जैसे लद्दाख है, इन क्षेत्रों में यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल बिल्कुल कम नहीं है। इतना नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भौगोलिक क्षेत्र इनका बहुत ज़्यादा कम है, परंतु यहाँ फिर भी जनसंख्या जो है वो बहुत कम निवास करती है, क्योंकि एक तो यहाँ का जो भौतिक वातावरण है उसके कारण, और दूसरा यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो राजनीतिक कारक हैं, उसके कारण भी क्या है यहाँ पर लोग कम निवास करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि यहाँ भौतिक अगर देखा जाए कि क्या है, जैसे कि भूकंपीय क्षेत्र जो हैं वहाँ अगर लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं तो भूकंप की वजह से वो निवास स्थान खंडित हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, मलबे के नीचे दब सकता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में वो लोग निवास नहीं करते। दूसरा, यहाँ अधिक जो पहाड़ी इलाका है वो यहाँ अधिक है, तो बरसात जो है वो अधिक आती रहती है और यहाँ उन सभी चीज़ों का जो उत्पादन है जो एक मनुष्य जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या है, ये लोग इन क्षेत्रों में अधिक निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु जो है, जलवायु ये सामान्य जलवायु रहती है, अधिकतम क्या है, सामान्य जलवायु रहती है, इसीलिए लोग जो है वो यहाँ निवास करना पसंद करते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है वो वितरण जो है वो असमान वितरण है, और असमान वितरण होने का कारण, वितरण होता क्या है कि कोई लोग किसी क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं और किसी क्षेत्र में कम रहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है वो भारत में सर्वाधिक है, भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है भारत की। इस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो निवास करती है। 19.50 यानी कि 19 करोड़ और 50 लाख के लगभग जो जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है। तो 20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो उन लोगों को प्रभावित करती है, जनसंख्या को प्रभावित करती है। और जो उत्पादक क्षेत्र हैं, जो जिन क्षेत्रों में जो उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो यहाँ की भूमि की सर्वाधिक उर्वरक क्षमता है, इसलिए यहाँ जो लोग हैं वो अधिक निवास करते हैं। अगर हम वहीं बात करते हैं कि पश्चिमी जो राजस्थान है, जो राजस्थान हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं, जिस राजस्थान को हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो राजस्थान का ये भाग है, यहाँ राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या, राजस्थान के स्तर के ऊपर अगर हम देखें कि यहाँ राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? इस क्षेत्र में राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्या है कि यहाँ पर मरुस्थलीय भाग है, यहाँ क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल जो है यहाँ फैला हुआ है।
और इसी मरुस्थल के कारण क्या होता है यहाँ कि यहाँ लोग जो हैं वो रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक रहता है, जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है, लोग कम रहना पसंद करते हैं। ये था जनसंख्या का वितरण। बाकी जो टॉपिक रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाना। और इसी के साथ हम मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।